आज की मिस्टीरियस फिल्म पहाड़ों के बीच एक प्राचीन राजा के मकबरे में छिपे एक ऐसे खजाने के बारे में है जिसकी रक्षा कुछ रहस्यमयी अदृश्य शक्तियां करती हैं। अब तक जो भी उस खजाने को खोजने गया या तो वो लापता हो गया या मारा गया। तो क्या राज है इस खजाने का और कौन इन अदृश्य शक्तियों से मुकाबला करके उस खजाने तक पहुंच पाएगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये मजेदार फिल्म फैंटेसी और एडवेंचर से भरपूर है। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में पहाड़ों के बीच एक गुफा में स्थित राजा के मकबरे में छिपे खजाने को लूटने आए कुछ लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी अपने लीडर से कहता है, आखिरकार हम महान राजा के मकबरे तक पहुंच गए। अंदर बहुत सारा खजाना छिपा है पर हमें सावधान रहना होगा क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति इस खजाने की रक्षा करती है और अंदर बहुत खतरा भी है। दूसरा आदमी कहता है, डरो मत, हम मकबरा लूटने वालों के खानदान से हैं और अपने काम में माहिर हैं। उनमें से एक आदमी गुफा के दीवार में लगी चक्री घुमाता है और मकबरे का दरवाजा खुलने लगता है। अंदर से भ्रमित करने वाली गैस बाहर निकलने लगती है। ग्रुप का लीडर अपने साथियों को सचेत करता है कि अंदर सब कुछ भ्रमित करने वाला है। इसी बीच अंदर से एक रहस्यमयी परछाई निकलती है। उसको देखकर उनमें से एक आदमी भागता है और गिरकर बेहोश हो जाता है और दूसरा आदमी उस गैस की वजह से भ्रमित होकर खजाने की ओर भागता है। लीडर उसको अंदर जाने से रोकता है और कहता है, उस गैस की वजह से तुम्हें ये सब दिख रहा है लेकिन ये सब सच नहीं है। पर उसका साथी नहीं मानता और अंदर चला जाता है। अंदर उसको बहुत सारा खजाना और एक खड़ा किया हुआ सोने का ताबूत दिखता है। लीडर भी अपनी नाक बंद करके अंदर आता है ताकि गैस की वजह से वो भ्रमित ना होने पाए। उसका साथी उस सोने के ताबूत को खोलने की कोशिश करता है। लीडर उसको ऐसा करने से फिर से मना करता है और कहता है ये एक जाल है, लेकिन तब तक वो ताबूत खोल देता है और उसके अंदर मौजूद मम्मी के मुंह से लाल मोती निकाल लेता है। इससे मम्मी की आंख खुल जाती है। अब तक उस आदमी का भ्रम टूट चुका होता है और अब उसे वहां कोई खजाना नजर नहीं आता। इसी बीच वहां एक बड़ा बिच्छू जाग उठता है और वो लीडर और उसके साथियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर बिच्छू लीडर के साथी को अपने डंक से मार डालता है। अब वो लीडर को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। अगले सीन में हम एक ज्योतिषी देखते हैं जो गांव वालों को इस घटना के बारे में बता रहा होता है। गांव वाले उससे पूछते हैं कि आगे क्या हुआ, क्या लीडर बच पाया और क्या असली खजाना उसके हाथ लगा। इससे पहले कि वो आगे की घटना के बारे में बता पाता, वहां एक दवा बेचने वाला आदमी आकर उस एस्ट्रोलॉजर को यह कहकर भगा देता है कि ये मेरी जगह है। अब वो दवा व्यापारी वहां अपनी बर्फ बूटी बेचने लगता है और कहता है इसको खाने से शरीर ताकतवर बनता है और बीमारी दूर होती है। एक आदमी उसकी बर्फ बूटी खरीद लेता है। वो व्यापारी उन पैसों से गरीब अनाथ बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ले जाता है। दरअसल वो व्यापारी नहीं था बल्कि गांव का ही एक युवक शीनो था जो नकली दाढ़ी मूछ लगाकर दवा बेचता था ताकि उन पैसों से गांव के अनाथ बच्चों की मदद कर सके। वो बच्चों को खाना बांट ही रहा होता है कि तभी गांव की मुखिया अपनी बेटी और बाकी गांव वालों के साथ आकर उसको घेर लेते हैं और कहते हैं दवा के पैसे वापस करो, जो दवा तुमने सबको दी थी वो नकली थी। गांव की ही एक मोटी औरत सीनो को ताना मारते हुए कहती है, जब तेरी माँ मर रही थी उसी वक्त तुझको भी मर जाना चाहिए था। इसी बीच गांव का दूसरा आदमी सीनो से कहता है, जैसे तुम्हारा बाप धोखेबाज था वैसे ही तुम भी हो। उसने भी गांव के कई लोगों से कर्ज लिया और फिर कहीं भाग गया और आज तक उसका पता नहीं चल पाया। सीनो अपने बचपन के बारे में सोचता है जब उसके पिता उसकी बीमार मर रही माँ और उसको छोड़कर कहीं चले गए थे। सीनो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी मुखिया की बेटी उससे कहती है, तुमने गांव वालों को जो नकली दवा बेची है उन सबके पैसे वापस करो। अब गांव वाले उसको मारने लगते हैं और वो बचने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसका दोस्त डोगू आ जाता है। डोगू एक बोरी से सबको ढकेलते हुए अपने दोस्त को वहां से ले जाता है। फिर डोगू सीनो से पूछता है, तुम मुखिया की बेटी हया को पसंद करते हो ना? सीनो कहता है, अभी ये सब छोड़ो, यहाँ से गांव चलकर कुछ खाते हैं। डोगू कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं जापानी सेना ने ज्यादातर गांवों को लूट लिया है और उन लूटे हुए पैसों से जापानी राजा ने सोने का एक ऐसा कवच और मुकुट बनवाया है जिससे कोई भी हथियार भेद नहीं सकता। इसी दौरान उन दोनों की नजर वहां से गुजर रही जापानी सेना और उसके राजा पर पड़ती है। जापानी सेना उनके गांव को चारों ओर से घेर लेती है। जापानी सेनापति गांव के मुखिया से पूछता है, हम मकबरा लूटने वालों के 46वें उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ वही हमें प्राचीन राजा के मकबरे और उसके खजाने तक पहुंचा सकता है। मुखिया कहता है, हमारे गांव में तो सिर्फ किसान और व्यापारी रहते हैं, हम मकबरा लूटने वालों के उत्तराधिकारी के बारे में कुछ नहीं जानते। राजा कहता है, हमारे पास उस खजाने से जुड़ा आधा नक्शा है जिसके अनुसार वो उत्तराधिकारी अभी युवा है और उसका खानदान
इसी गांव में रहता था। इसके बाद जापानी सेनापति एक बच्ची से उत्तराधिकारी के बारे में पूछता है। जब वो बच्ची नहीं बता पाती तो सेनापति उसको मार डालता है। उसी गांव में एक चापलूस भी होता है। वो चापलूस व्यक्ति सेनापति से बताता है, मैं जानता हूँ वो हमारे ही गांव का है, पर वो कब आता है किसी को नहीं पता। जापानी राजा कहता है, जब तक तुम लोग उसको ढूंढकर मेरे हवाले नहीं करते तब तक मैं रोज इस गांव के 5 लोगों को मारा करूंगा। ये सब बातें सीनो का दोस्त डोगू भी सुन रहा होता है। उधर सीनो अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर उनके बारे में सोच रहा होता है कि उसकी बीमार माँ ने उसके पिता से कहा था कि मैं बर्फ बूटी खा रही हूँ और जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, पर उसके पिता पता नहीं क्यों और कहाँ चले गए। वो अपनी माँ से वादा करता है जब उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे तो वो उनकी कब्र को अच्छा बनवाएगा और अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेगा। इसी दौरान डोगू वहां आकर सीनो को जापानी सेना की धमकी के बारे में बताता है। दरअसल सीनो ही मकबरा लुटेरों के खानदान का 46वां उत्तराधिकारी होता है। वो डोगू से कहता है, मैं गांव के निर्दोष लोगों और बच्चों को मरने से बचाने के लिए खुद को गांव वालों को सौंप दूंगा ताकि वो मुझे जापानी सेना के हवाले कर दें। पर सच कहूं तो मुझे खजाने के बारे में कुछ नहीं पता कि उस तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि मेरे पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब तक जापानी सैनिक इन दोनों को देख लेते हैं और दोनों के पीछे लग जाते हैं। सीनो और डोगू बचकर भागते हैं। भागते हुए सीनो कुछ जापानी सैनिकों पर हमला करके उन्हें गिरा देता है और फिर वहां से गांव वालों और मुखिया के पास जाकर उनसे कहता है, मैं ही हूं वो उत्तराधिकारी जिसकी जापानी सेना तलाश कर रही है। मैं तुम लोगों के लिए खुद को उनके हवाले कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम लोगों को इसके बदले में मुझे 500 सोने के सिक्के देने होंगे। गांव का मुखिया उसकी ये शर्त मान लेता है। सीनो उन सबसे कहता है, एक बात और है, मैं मकबरा लुटेरों का उत्तराधिकारी जरूर हूं, पर राजा का असली मकबरा कहाँ है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसीलिए सीनो गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। गांव के पास ही यिन वंश का एक प्राचीन मकबरा होता है। अगले दिन उसी मकबरे के पास गांव वाले जापानी सेनापति से बताते हैं कि वो उत्तराधिकारी अभी यहीं पर आएगा। वो लोग वहां धुआं सुलगाते हैं और सीनो धुएं की आड़ में नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर वहां प्रकट हो जाता है। फिर वो गांव वालों के साथ जापानी सेना को लेकर उस पहाड़ के सामने जाता है जहां यिन वंश का प्राचीन मकबरा था। वो कंपास के जरिए राजा को बताता है कि इसी पहाड़ी के अंदर उस महान राजा का मकबरा है, पर इसके अंदर जाने से पहले आप लोगों को ज्यादातर अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद और कवच बाहर ही रखना होगा, नहीं तो अंदर की वो अदृश्य शक्ति नाराज हो जाएगी। राजा और सेनापति कुछ सैनिकों के अस्त्र शस्त्र और कवच तो बाहर रखवा देते हैं, पर बाकी के कवच और गोला बारूद सहित वो लोग अंदर जाते हैं। अब सीनू आगे आगे उन लोगों को पहाड़ी गुफा के अंदर रास्ता दिखाता है और पीछे पीछे जापानी सेना और उनके गांव वाले चलते हैं। वहां अंदर बहुत से सैनिकों की धातु से बनी मूर्तियां होती हैं। तभी अचानक से बाहर से उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और सैनिक मूर्तियों के मुंह से सांप निकलकर उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। राजा के लोग हथियारों से उन सांपों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सैनिक सांपों का शिकार हो जाते हैं। वो लोग सांपों से पीछा छुड़ाने में लगे ही होते हैं कि तभी उन सैनिकों की मूर्तियों से तीरों के हमले होने लगते हैं, जिसमें राजा के कुछ और सैनिक मारे जाते हैं, जबकि गांव के लोग बचे रहते हैं। राजा सीनो से कहता है, सिर्फ हमारी सेना के लोग ही क्यों मारे जा रहे हैं? डोगू कहता है, क्योंकि तुमने इस उत्तराधिकारी की बात नहीं मानी। सीनो राजा से कहता है, मैंने कहा था अंदर हथियार, कवच और गोला बारूद लेकर मत चलिए, नहीं तो यहाँ मौजूद वो अदृश्य शक्ति नाराज हो जाएगी। सेनापति को सीनो पर बहुत गुस्सा आता है, पर राजा सबसे आगे बढ़ने को कहता है। सीनो उन लोगों को फिर से अपने कंपास के जरिए रास्ता दिखाने लगता है। आगे पहाड़ के अंदर उन्हें एक पुराना पुल दिखता है। राजा कहता है, पहले तुम्हारे लोग पुल पार करेंगे, फिर हम लोग। सीनो और उसके गांव वाले तो पुल आराम से पार कर लेते हैं, पर जब राजा और उसके सैनिक पुल के बीचों बीच पहुंचते हैं तभी पहाड़ से लटक रही पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियों से उन पर हमले होने लगते हैं, जिसमें कुछ सैनिक मारे जाते हैं, पर राजा, सेनापति और बाकी के सैनिक किसी तरह बचकर पुल पार कर लेते हैं। राजा गुस्से में होता है और सीनो से कहता है, हर बार यहाँ का सुरक्षा तंत्र सिर्फ हमारे लोगों पर ही हमला क्यों करता है, तुम्हारे लोगों पर क्यों नहीं? सीनो कहता है, मैंने पहले ही कहा था अस्त्र और गोला बारूद लेकर अंदर मत चलिए। क्रोध में आकर राजा अब सीनो की गर्दन पकड़ लेता है और सेनापति डोगू के गर्दन पर तलवार लगा देता है। ये देखकर राजा के सिपाही गांव वालों को मारने लगते हैं। सीनो राजा से कहता है, अब अगर तुमने मेरे और आदमियों को मारा तो मैं तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है कुछ नहीं बताऊंगा, और यहाँ अंदर फंसकर तुम सब मारे जाओगे। आखिरकार राजा गांव वालों को मारना बंद करके आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है। सीनो राजा से कहता है, इसके अंदर ही उस कब्र की होने की संभावना है। वो लोग जब दरवाजे के भीतर जाते हैं तो वहां कई सारे ताबूत रखे हुए मिलते हैं। राजा कहता है, जैसा
नक्शा हमारे पास है ये वैसी जगह तो नहीं लग रही और यहाँ कोई खजाना भी नहीं दिख रहा। सीनो कहता है ऊपर लटक रहे एक बड़े ताबूत में खजाना हो सकता है। जब राजा के सैनिक ताबूत उतारकर उसको खोलते हैं तो उसके अंदर से राजा के सैनिकों जैसी ही वर्दी पहने एक आदमी निकलता है और बाकी ताबूतों से भी जापानी सैनिकों जैसी पोशाक पहने लोग निकलने लगते हैं। राजा और सेनापति चौंक जाते हैं। सेनापति कहता है ये सब तो हमारी ही सेना की कवच और हथियार पहने हुए हैं। अब सीनो अपनी योजना का खुलासा करते हुए कहता है कि इस पहाड़ के मकबरे में जापानी सेना के घुसने से पहले ही मैंने गांव के कुछ लोगों को यहाँ अंदर भेज दिया था। उन लोगों ने यहाँ ऐसा सिस्टम लगाया जिससे सैनिकों की मूर्तियों से तीरों से हमले हुए और फिर पुल पर भी हमारे लोगों ने छुपकर जंजीरों से बंधी मूर्तियों से सैनिकों पर हमला किया और तुम्हारे ही सैनिकों के हथियार और कवच लेकर हमारे गांव वाले पहले से ही यहाँ ताबूत के अंदर और बाहर छिप गए हैं। अब सीनो अपनी नकली दाढ़ी मूंछ निकाल देता है और छिपे हुए गांव वालों से बाहर आकर जापानी सेना पर हमला करने को कहता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ओर के लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं। इसी दौरान जापानी सेनापति मुखिया को तलवार मार देता है। उसकी बेटी हया उसके पास आती है तो मुखिया उससे कहता है जैसा कि मैंने जापानियों से छुटकारा दिलाने के बदले सीनो को 500 सिक्के देने का वादा किया था, पर सच तो यह है मेरे पास एक भी सिक्का नहीं है, उससे कहना मुझे माफ कर दे। फिर वो मुखिया मर जाता है। अब हया गुस्से में जापानी सैनिकों पर टूट पड़ती है और सेनापति से लड़ने लगती है। इसी बीच गुफा की दीवारों और जमीन में दरार पड़ने लगती है और सभी लोग जमीन धंसने से नीचे गिर जाते हैं। ऊपर से नीचे गिरने के बाद सीनो और उसके साथी उठकर खड़े होते हैं और खुद को संभालते हैं। सीनो को वहां पत्थर के नीचे दबे हुए एक आदमी का कंकाल दिखता है। उस कंकाल के गले में उसी तरह का लॉकेट होता है जैसा उसके बाप के गले में हुआ करता था। वो उस लॉकेट को निकाल लेता है। कंकाल के पास एक डायरी पड़ी होती है जो उसी आदमी ने लिखी थी जिसका वो कंकाल था। उस डायरी में लिखा था जिसको भी ये डायरी मिले मेरा संदेश मेरे बेटे और बीवी तक पहुंचा देना कि मेरा परिवार बहुत गरीब है और हमारे परिवार पर बहुत कर्ज है। मेरी बीवी को पता नहीं कोई गंभीर बीमारी हो गई है, इसलिए मैं घर छोड़कर महान राजा के मकबरे में खजाना खोजने जा रहा हूँ ताकि उससे न सिर्फ मेरे परिवार की गरीबी दूर हो पाए बल्कि उस खजाने में एक ऐसा मोती है जिससे सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। पर यहाँ आकर मैं अपने मकसद में नाकाम रहा, इसलिए मुझे माफ करना क्योंकि मुझे मेरे परिवार को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अब सीनू को एहसास होता है कि उसके पिता उन लोगों की भलाई के लिए ही उन्हें छोड़कर गए थे, लेकिन सीनो आज तक अपने पिता को दोषी मानता था। पर आज सीनो को पछतावा हो रहा था। वहां की दीवार पर बने एक चिन्ह और वही चिन्ह डायरी पर बना देखकर सीनो कहता है ऐसा ही चिन्ह जापानी सेना के पास खजाने का जो नक्शा है उस पर भी है। इसका मतलब ये है कि महान राजा का असली मकबरा यही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मकबरा यिन वंश के मकबरे के नीचे बना होगा और इसी वजह से इसको ढूंढने में लोगों को मुश्किल होती है। जापानी सेना इसी जगह की तलाश कर रही है। गांव का चापलूस भी ये सब सुन रहा होता है। उधर इन लोगों के साथ ही नीचे गिरे राजा और उसके लोगों को भी होश आ जाता है। राजा सेनापति से कहता है वो लोग हमें जिस मकबरे तक ले गए थे वो नकली था, इसलिए उन सबको मार डालो। इधर सीनो अपने पिता की डायरी पढ़ता है जिसमें लिखा था इस मकबरे में एक ऐसी बूटी है अगर उसको सांप या बिच्छू खा ले तो वो एक विशाल भेड़िया या ड्रैगन में बदल जाएगा। वो लोग इसका मतलब समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी राजा और उसके लोग इन लोगों के पास आ जाते हैं। राजा कहता है इन सबको मार डालो। वो चापलूस कहता है ये सब इस सीनो का ही प्लान था, इसलिए इन सबको मार डालो पर मुझे छोड़ दो। राजा हया के गर्दन पर तलवार लगा देता है। तभी सीनो राजा को अपने पिता की डायरी पर बना चिन्ह दिखाते हुए कहता है ऐसा ही चिन्ह तुम्हारे नक्शे पर भी बना है। इस डायरी में यहाँ के मकबरे और खजाने के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अगर तुम हम लोगों को मार डालोगे तो तुम कभी कुछ नहीं जान पाओगे और इस मकबरे में जगह जगह जाल लगा हुआ है जिससे तुम्हारी पूरी सेना मारी जाएगी और यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। इसी दौरान वहां एक बड़ा सांप आकर उन लोगों को खाने लगता है। ये देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं और भागने लगते हैं। वो विशाल सांप उन सबका पीछा करता है। वहां का रास्ता भूल भुलैया की तरह होता है। वो लोग जहां से भागते हैं वहीं वापस आ जाया करते हैं, लेकिन दीवारों पर सीनो के पिता के बनाए हुए चिन्ह देखकर सीनो निशान की दिशा में जाता है और वो रास्ता एक आंगन में जाकर खुलता है। बाकी लोग भी सीनो के पीछे पीछे जाते हैं। अजगर भी उस आंगन में आने की कोशिश करता है पर उसका मुंह फंस जाता है। सीनो सबसे कहता है जब तक ये अजगर फंसा हुआ है तब तक यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजो। सभी लोग चारों ओर की दीवारों में रास्ता खोजने लगते हैं। आंगन के बीचों बीच एक मूर्ति होती है जिसका मुंह एक रास्ते की तरफ होता है पर वो रास्ता बंद होता है। सीनो और उसका दोस्त मूर्ति को घुमाते हैं और उसके पीछे पत्थर की बनी एक बटन दबाते हैं जिससे सामने एक दरवाजा खुल जाता है और सभी भागकर उस दरवाजे में घुस जाते हैं। तब तक वो सांप भी आंगन में आकर उस दरवाजे में घुसने की कोशिश करता है पर वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, इसलिए
सांप उससे टकराकर मर जाता है। जिस दरवाजे के अंदर वो सब घुसते हैं वो भी एक आंगन जैसी जगह में ही खुलता है। राजा चापलूस से कहता है सीनो के पिता की डायरी छीन लाओ। चापलूस सीनो से डायरी छीनने की कोशिश करता है पर डोगो उसको धक्का मार देता है। चापलूस का पैर पत्थर के एक लीवर पर पड़ता है जिससे ऊपर से राक्षस की एक विशाल मूर्ति आकर उस आंगन के बीचों बीच स्थापित हो जाती है और फिर मूर्ति गोल चक्कर लगाते हुए घूमने लगती है। मूर्ति के हाथ का हथियार भी गोल चक्कर में घूमता है जिससे बचने के लिए वो लोग उसके चारों ओर गोल गोल घूमते हुए भागते हैं। राजा के सिपाही बारूदी गोला फेंककर मूर्ति में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे वो विशाल मूर्ति टूटकर नीचे उन्हीं लोगों पर गिरने लगती है और वो सब बचने की कोशिश करते हैं। मूर्ति के गिरने से नीचे की जमीन धंस जाती है और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। नीचे घायल हो चुका डोगू सीनो को बताता है गांव वालों के पास रुपया नहीं है इसलिए वो लोग तुम्हें वादा किए हुए 500 सिक्के नहीं दे सकते। इसके बाद डोगू मर जाता है। इधर राजा फिर से अपने लोगों से सीनो के साथियों को मार डालने को कहता है। तब तक सीनो आ जाता है और राजा से कहता है यहाँ हर जगह जाल है, तुम सब मारे जाओगे जब तक कि मैं तुम्हें रास्ता नहीं दिखाऊंगा। फिर वो डायरी की जानकारी और कंपास के जरिए आगे आगे चलता है और पीछे पीछे राजा और उसके लोग। थोड़ी दूर चलने पर वो लोग उस जगह के सामने आ जाते हैं जहां महान राजा का असली मकबरा होता है। जापानी राजा के पास जो नक्शा होता है उस पर भी वैसा ही चिन्ह बना होता है जो इस मकबरे पर था। राजा सीनू से मकबरे का गेट खोलने को कहता है। सीनू कहता है मेरे पिता ने डायरी में लिखा था कि गेट खोलने पर एक ऐसी जहरीली गैस बाहर आती है जिससे इंसान का दिमाग भ्रमित होने लगता है, इसलिए गेट खोलने पर अंदर तुम्हें कुछ भी दिखे उस पर भरोसा करके अंदर मत जाना। वो दीवार में लगा एक सर्किल घुमाकर गेट खोल देता है। मकबरे के अंदर से वो गैस बाहर आने लगती है। सीनू तो अपनी नाक ढक लेता है लेकिन बाकी लोग उस गैस के प्रभाव में आ जाते हैं जिससे उन सबका दिमाग भ्रमित हो जाता है और मकबरे के अंदर उन्हें खजाना दिखने लगता है। अब राजा तथा बाकी लोग अंदर घुस जाते हैं। सीनू उन लोगों को अंदर ना घुसने और नाक बंद करने को कहता है पर भ्रमित होने की वजह से वो लोग धन के लालच में बाहर नहीं आते और वहां जो भी खजाना उन्हें नजर आता है उसको इकट्ठा करने लगते हैं। ना चाहते हुए भी सीनू अंदर आकर अपने गांव वालों को बचाने के लिए बाहर खींचने की कोशिश करता है पर वो लोग बाहर नहीं आते। सीनो को ये साफ नजर आ रहा होता है कि वहां कोई खजाना नहीं है बल्कि भ्रम की वजह से उन लोगों को वहां धन दिख रहा है। उन्हीं लोगों के बीच वो चापलूस भी होता है। वो और कुछ सैनिक वहां रखी बर्फ बूटी खाने लगते हैं। उन्हें लगता है ये खाकर वो लोग ताकतवर और जवान बन जाएंगे पर उसे खाकर वो लोग तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। चापलूस भी इसी लालच में बर्फ बूटी खाकर मारा जाता है। ये देखकर सीनू कहता है उसकी माँ भी ऐसे ही मरी थी, वो भी ठीक होने के लिए बर्फ बूटी खाती थी। इसका मतलब ये है कि बर्फ बूटी कोई दवा नहीं बल्कि एक खतरनाक जहर है। इसी दौरान राजा वहां खड़े सोने का एक ताबूत खोल देता है और ताबूत के अंदर रखी मम्मी के मुंह से एक लाल मोती निकाल लेता है और खुश होकर कहता है मैंने वो मोती ढूंढ लिया जिससे सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है और अब मैं कई 100 सालों तक जिंदा रह सकता हूँ। लेकिन तभी वहां एक विशाल बिच्छू जाग जाता है। उसको अपनी ओर बढ़ता देख सीनो और हया गांव वालों को लेकर बाहर की ओर भागते हैं जबकि सेनापति और राजा बिच्छू से लड़ने की कोशिश करते हैं। उधर सीनो अपने साथियों को बाहर करके फिर अंदर आ जाता है और मकबरे का गेट बंद कर देता है। अंदर घायल हो चुका सेनापति राजा से लाल मोती छीनने की कोशिश करता है। दूसरी ओर सीनो उस बड़े बिच्छू को मारने की कोशिश करता है और वो बिच्छू भी सीनो को मार डालने में लगा हुआ होता है पर सीनो बिच्छू पर तलवार से एक के बाद एक कई वार करता है और छलांग लगाकर बिच्छू के ऊपर चढ़ जाता है। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार बिच्छू के सर में घुसा देता है जिससे बिच्छू वहीं ढेर हो जाता है। तभी वहां की दीवारें और जमीन दरकने लगती है। उधर मोती के लिए लड़ रहे सेनापति और राजा की छीना झपटी में वो मोती टूट जाता है और उसके अंदर के जहर से सेनापति और राजा मरने लगते हैं। लेकिन तब तक सीनू आकर सेनापति को तलवार मार देता है। ये देखकर राजा सीनू के कंधे में तलवार घुसा देता है। घायल सीनू गिर जाता है पर हिम्मत उठाकर राजा के मुंह में बर्फ बूटी डाल देता है जिससे राजा झुलसने लगता है। अब सीनू कंधे में घुसी तलवार निकालकर राजा के गले में घुसाकर उसे मार डालता है और गिर रही गुफा से राजा के सोने का कवच और मुकुट लेकर हाया के साथ बाहर निकल जाता है। वो गांव वालों से कहता है ये सोने का कवच पिघलाकर इसकी गोलियां बना दो और सभी गांव वालों को बांट दो, इससे गांव की गरीबी दूर हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं अपने माँ से किया वादा पूरा करते हुए सीनू गांव में अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोल देता है और सीनू और हया शादी कर लेते हैं। इस तरह एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर ये मिस्टीरियस फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।